प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी वसंत के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अनिल की छोटी बहन दिव्या को खून की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। अनिल एनीमिया के बारे में जब डॉक्टर दीदी से पूछता है तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। उसके बाद वो कहती हैं कि इसके 2 भाग होते हैं। वह एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें हम बिम्बाणु कहते हैं। और ये कण क्या होते हैं? प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो आज इस निबंध के आगे का भाग पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। डॉक्टर दीदी बताती हैं कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो वो कहती हैं कि हड्डियों के बीच में का भाग हम क्या कहते हैं? मज्जा जिसे कहते हैं। तो उसमें ऐसे कई कारखाने होते हैं जहाँ इन रक्त कणों का निर्माण होता है और इनके निर्माण कार्य के लिए हमें क्या प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपे कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो हमें संतुलित आहार से मिलता है, जैसे हरी सब्जियाँ, दूध, अंडा और गोश्त। इनसे हमें विटामिन, प्रोटीन, लौह तत्व क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, जिससे हमें रक्त कण का निर्माण होता है। तो कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति इन संतुलित आहार को ग्रहण नहीं करता है तो उनके शरीर में जो हड्डियों के बीच का भाग मज्जा है, जहाँ कारखाने होते हैं, तो उनको वो आवश्यकता अनुसार वो माल नहीं मिल पाता है। वो कच्चा माल जैसे विटामिन, लौह तत्व और वो उनको नहीं मिल पाता है। और नतीजा यह होता है कि उनके शरीर में क्या होता है? वो कण नहीं बन पाते हैं और वो क्या होता है? उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। और इन्हीं लाल कणों की कमी की वजह से उन्हें क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया कैसे होता है बेटा? कि जब हमारे अंदर रक्त की कमी हो जाती है, रक्त हमारे अंदर नहीं बन पाते हैं और हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं, तो इससे हमें क्या हो जाती है? इससे हमें एनीमिया हो जाती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। फिर अनिल ने अपने प्रश्न को रखा, कहा, दीदी तो क्या हम सिर्फ संतुलित आहार लेंगे तो क्या हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। उसके बाद दीदी बोलती हैं कि हाँ, अगर हम संतुलित आहार ग्रहण करें तो यह काफ़ी हद तक सही होगा कि हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं। लेकिन एनीमिया क्या है? बहुत कारणों से हो सकता है, लेकिन हमारे देश अर्थात भारत देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? पौष्टिक आहार। जो हम संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं, वही क्या है? सबसे बड़ा कारण होता है एनीमिया का। इसके अलावा वो बताती हैं कि इस रोग का एक और बड़ा कारण है, वो क्या है? पेट में कीड़ों का हो जाना। और ये कीड़े कहाँ से होते हैं? जब हम गंदा पानी
पी लेते हैं और बिना सफाई का बने हुए जो भी खाद्य पदार्थ जो बाहर ढका नहीं रहता है, मक्खियाँ लगी रहती हैं और उनका हम लोग क्या कर लेते हैं, सेवन कर लेते हैं, तो इससे भी क्या होता है, हमारे अंदर ये कीड़े प्रवेश कर जाते हैं। तो अतः इनसे बचने के लिए हमें क्या आवश्यक है, पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ का ही ग्रहण करें, अर्थात जो पूरी सफाई से बनाया गया खाद्य पदार्थ हो उसी को हम सेवन करें, तो जिससे हम क्या हो सकते हैं, एनीमिया से बचे रह सकते हैं। कि जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में कोविड-19 से लड़ा जा रहा है। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पूरे सफाई के साथ खाद्य पदार्थ का ही हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो हम लोग बाहरी चीज़ों को नहीं खा रहे हैं, घर पे ही बनाए गए खाद्य पदार्थ का ही हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। उसके बाद वो बताती हैं, भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिएं। उसके बाद कहती हैं कि जब भी हम भोजन करें तो उससे पहले अपने हाथों को धो लें और क्या करें, हम हमेशा साफ़ पानी को ही पिएं। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आज हम हर समय अपने हाथों को क्या कर रहे हैं, 20 सेकंड तक हाथों को साबुन से धोते रह रहे हैं, जिससे हम कोरोना वायरस से लड़ सकें और अपने आप को बचा सकें। और इसीलिए हम लोग अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर अपने घरों में ही रह रहे हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, क्योंकि हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं ही कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूरी बना के रह रहे हैं और अपने घर में ही अधिक से अधिक समय क्या हो रहा है, अपने घर पे ही रह रहे हैं, भीड़ भाड़ इलाके पर नहीं जा रहे हैं। उसके बाद और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो लार्वे का अर्थ होता है बेटा कीड़े का बच्चा, असहज का अर्थ होता है आसान। लार्वे का अर्थ होता है कि कीड़े का बच्चा और सहज का अर्थ होता है आसान। उसके बाद वो कहती हैं कि अनिल, एक किस्म का कीड़ा भी होता है जिससे हमें एनीमिया होने का डर क्या होता है, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जो क्या होते हैं, वो ज़मीन की ऊपरी सतह पर, मतलब ज़मीन के ऊपरी सतह पर वो कीड़े पाए जाते हैं। और इन्हीं अंडों से जो उनके जो क्या होते हैं, कीड़े के बच्चे होते हैं, वो त्वचा के रास्ते हमारे क्या होते हैं, शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और आंतों में क्या होता है, अपना घर बना लेते हैं। तो इनसे बचने का सहज आसान उपाय क्या है कि हम शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने हर गाँव घरों में क्या किया है, शौचालय बनाया हुआ है। स्वच्छता अभियान जब चला तो सारे घरों में क्या होता है कि सारे गाँव मोहल्लों में शौचालय बनवाया गया है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि गांव में अभी भी लोग क्या करते हैं कि शौच के लिए बाहर जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, ये कीड़े उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनसे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शौच के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला दीदी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, स्वच्छ खाद्य पदार्थ को ही खाना चाहिए, शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। यह बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बताई है। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। उसके बाद वो अनिल थोड़ी देर के लिए सोच में डूब जाता है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि दीदी, आपने बताया था कि खून में हमारे सफ़ेद कण और बिम्बाणु, जिसे हम लोग प्लेटलेट कण भी कहते हैं, तो उनका हमारे शरीर में क्या काम है, वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं।
दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद दीदी कहती हैं कि जो सफ़ेद कण होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तव में हमारे शरीर के वो वीर सिपाही होते हैं। जब भी कोई रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वो उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। वो जहाँ तक संभव होता है वो हमारे शरीर के अंदर उनको प्रवेश, उस रोग को प्रवेश करने नहीं देते हैं। बस संक्षेप में ये जान लो कि ये बहुत से रोगों से सफ़ेद कण क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। उसके बाद वो बिम्बाणुओं के बारे में बताती हैं कि बिम्बाणु हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं। तो कहती हैं कि जब भी हमें चोट लगता है तो ये बिम्बाणु क्या करते हैं, उस रक्त को रोकने में हमारी मदद करते हैं। रक्त के जो मैंने बताया था कि रक्त के 2 भाग होते हैं और एक भाग तरल भाग जो प्लाज्मा जिसे हम कहते हैं। तो कह रही हैं कि रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में क्या होता है, एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका, जो रक्त मतलब जो खून बहता है तो जहाँ कटी फटी, जहाँ कटा रहता है, जहाँ से रक्त निकलता है तो वहाँ मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है और बिम्बाणु इस जाले से क्या होते हैं, जाके चिपक जाते हैं। जो प्लाज्मा होती है तो वो क्या करती है, वहाँ पे मकड़ी का एक जाला बुन देती है और बिम्बाणु जाके क्या करते हैं, उससे चिपक जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि बिम्बाणु क्या होते हैं, उसी प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, तो वो जाके इस मकड़ी से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार क्या होती है, भर जाती है। जहाँ मतलब वो चोट लगी रहती है वो दरार क्या होती है, भर देती है और जिससे क्या होता है, जो खून होता है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। जब डॉक्टर दीदी अनिल को सफ़ेद कणों के बारे में, बिम्बाणुओं के बारे में बताती हैं कि बिम्बाणु कैसे कटे फटे स्थानों को भरता है और खून के बहाव को रोकता है। उसके बाद तब अनिल दीदी से पूछता है कि लेकिन जब चोट बहुत अधिक गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। जब अनिल ने दीदी से पूछा कि अगर चोट बहुत गहरा है, खून बहता ही चला जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए, तब डॉक्टर दीदी अनिल को समझाते हुए कहती हैं कि उस समय हमें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्यों, जब हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो हो सकता है कि डॉक्टर उस स्थिति को संभालने के लिए, उस खून के दबाव को रोकने के लिए क्या करता है, वहाँ पे कुछ टाँके भी लगाता है, किंतु हमें डॉक्टर के पास पहुंचने में कुछ समय लगता है। तो उसके पहले जिस व्यक्ति को चोट लगी रहती है, जहां से खून का बहना निकलता है, तो वहां पे क्या करना चाहिए, एक साफ कपड़ा को कस के बांध देना चाहिए, जिससे दबाव पड़ने से खून का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और हो सकता है जब खून बहुत ही अधिक निकल जाता है तो हमें उस समय क्या करते हैं, उस व्यक्ति को खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष
गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जब अनिल कहता है तो क्या दीदी ऐसे समय किसी भी व्यक्ति का खून उस व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है? दीदी बोली, नहीं अनिल, हर व्यक्ति का रक्त समूह एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त समूह को 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप। इन 4 मुख्य वर्गों में रक्त समूहों को बांटा गया है और ज़रूरतमंद मतलब जिस व्यक्ति को खून की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के खून की जांच की जाती है और जिस व्यक्ति का खून उसे दिया जाता है उस व्यक्ति की भी खून की जांच की जाती है कि इन दोनों का खून एक है कि नहीं। तब उसके बाद जब इन लोगों का ग्रुप मिल जाता है तब उस व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि दीदी अगर उस समय उस ज़रूरतमंद जिस व्यक्ति को चोट लगी है, अगर उस समय उसे उस रक्त समूह वाला व्यक्ति न मिले तब क्या होता है? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। जब अनिल ने पूछा कि अगर उस समय उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है और वह व्यक्ति न मिले तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, तब डॉक्टर दीदी कहती हैं कि ऐसे ही आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं जो हर बड़े अस्पतालों में होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त क्या कहता है तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें समय समय पर अपने रक्त का दान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। जब दीदी ने कहा कि इन ब्लड बैंकों में रक्त हमेशा सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए, तब अनिल ने पूछा तो क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए बोली। उसके बाद जब अनिल कहता है क्या मैं भी अपने रक्त को दान कर सकता हूँ, तब दीदी अनिल को समझाती है, बोलती है नहीं, अभी तुम इसके लिए बहुत छोटे हो, क्योंकि 18 साल से अधिक वो भी स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकता है, अपने रक्त का दान कर सकता है। और एक समय में उससे 300 मिलीलीटर ही क्या किया जाता है, रक्त लिया जाता है। और लोग प्रायः यही समझते हैं कि रक्तदान करने से क्या हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हमारे शरीर में इतना रक्त क्या होता है, कुछ ही दिनों में ही बना लेता है। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। और वैसे भी हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होते हैं। अगर इसमें से यदि हम कुछ रक्त दान करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान को बचा लें तो इससे बड़ा काम क्या होगा, दीदी अनिल को बताती हैं। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। जब अनिल ने डॉक्टर दीदी के बातों को सुना तो कहा कि जब मैं भी 18 वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं भी लगातार अपने रक्तों का दान करता रहूंगा।
तो अनिल की बातें सुनकर दीदी ने उसके पीठ को ठोकते हुए शाबाशी दी और कहा कि तुम बहुत ही अच्छा काम करोगे। ये था हमारा शीर्षक रक्त और हमारा शरीर के बारे में, जिसे यतीश अग्रवाल जी ने लिखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।